क्या हर काली रात की एक सुनहरी सुबह होती है? क्या हर सपने पूरे होते हैं सीने में जलती आग को? क्या आँखों के आंसू बुझा सकते हैं? एक काली रात भी पूरे जीवन को अंधकार में ढकेल सकता है। जो दुख सहा नहीं जाता उससे भी कई गुना ज़्यादा तकलीफ देता है। जो दुख कहा नहीं जाता। इंस्पेक्टर साहब, इतना कह के रो पड़ी मलिका। यह तवायफ हो के कौन सी दुख दिखा रही हो मुझे? आज पकड़ी गई तो इतनी बातें बता रही है मुझे, नहीं तो कल से फिर वही अंधेरी में तुम ग्राहक की तलाश में। मेरी यह बात सुनकर बड़ी मासूम नज़रों से देखा मुझे मलिका ने। काली दुपट्टे के पीछे उस चेहरे को पहली बार देखा मैंने। गोल चेहरा, गोरा रंग, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ और काले घने बाल। इतनी सुंदर लड़की इस घिनौनी दुनिया में कैसे पाँव रख दी? विश्वास करने का और कोई चारा नहीं होते हुए भी दिल उसको सुनने को आतुर हो रहा था। अगर मेरी बातें तुझे तकलीफ देती है तो तू यह धंधा करती क्यों है? वह बोली, यह लंबी कहानी है साहब। मैंने कहा, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरी असली नाम श्वेता रावत है। पिता का नाम रमेश रावत। एक अच्छा खासा व्यवसाय था हमारा। मेरी माँ और मेरे भाई पप्पू को लेकर एक छोटा सा परिवार था हमारा। पापा चाहते थे मुझे पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाएंगे, पर सपना पूरा करने के लिए रात कम पड़ गए शायद। पापा को हमेशा खांसी और कमर में हमेशा दर्द लगा रहता था। सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगा, यह सोच के हम चुप रहते थे। पर उस दिन टेस्ट का रिपोर्ट में जो लिखा था कि यह देखकर हम सब हैरान रह गए। सर्दी खांसी नहीं, पापा को ब्लड कैंसर हुआ था। पापा को ठीक करने के लिए सारे पैसे पानी की तरह बहाए हमने। आखिरी में माँ का मंगलसूत्र भी गिरवी रखना पड़ा, पर हम पापा को नहीं बचा पाए। बचाते भी कैसे? कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। पापा के जाने के बाद माँ टूट सी गई थी। जो भी अपने आते वे भी हमसे मुंह मोड़ लिए, शायद उन्हें मदद करना पड़े। उस दिन पप्पू को बहुत जोर से बुखार था और माँ को भी। मैं अकेली लड़की इतने बड़े तूफान रात में कैसे जाती? फिर भी साहस जुटाकर छाता पकड़कर दवाई लेने निकल पड़ी। दवाई खरीदने के बाद वहाँ पर गणपत से मुलाकात हुई। गणपत सेठी हमारे घर के पास रहता था। मुझे देख के क्यों आई है यहाँ पूछा। मैंने उससे सारी बात बताने के बाद उसने कहा, कैसे इतनी बारिश में घर जाएगी? आ बैठ गाड़ी में, मैं तुझे घर छोड़ दूँगा। उसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। अब मलिका के मुंह से बात निकल ही नहीं रही थी। उसके आँखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि गणपत मुझे घर छोड़ने के बजाय एक सुनसान जगह पर एक आधी टूटी घर में ले गया। मेरे चिल्लाने पर उसने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया और कहा, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर चिल्लाएगी तो तुझे मारने को मैं जरा सा भी कतराऊंगा नहीं। अच्छाई इसी में है कि तू मान जा और मैं तुझे घर अच्छे से छोड़ आऊँगा। बस उस बरसात की रात में मेरे सारे सपने धुल गए। पूरी तरह भीगते हुए मैं घर लौटी, जैसे कि मैं अपनी ही लाश की दाह संस्कार करके लौटते वक्त
मेरे हाथ में था एक 2000 का नोट, जो थी मेरे जिस्म की कीमत। इतने बोलने के बाद अपनी बहते आंसुओं को पोंछने लगी मलिका। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर उस रात मेरी तकिया भीगता गया। फिर मैंने सोचा, कमाई करने का यह एक अच्छा रास्ता है। उस दिन के बाद शाम होते ही सज धज के मैं घर से निकलती थी। अगर माँ पूछती थी तो मैं बता देती थी कि मुझे काम मिल गया है। माँ भी चुप हो जाती थी। पहले पहले बहुत रोना आता था, खुद के ऊपर घिरना आता था, पर अब यह आदत सी हो गई है साहब। हर सुबह अपनी इज्जत की लाश लेके लौटती हूँ, पुराने जख्मों पर मरहम लगाती हूँ और फिर एक नई रात की इंतज़ार करती हूँ। मैं कुछ नया दर्द खरीदने कुछ पैसे भी आने लगे थे तो माँ की भी एक ही इच्छा थी कि वह मेरी शादी कराने के बाद चैन की सांस लेगी। पर उसे क्या मालूम था कि मुरझाई हुई फूल कभी भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाए जाते। उसके बाद उस कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। मैं भी चुप हो गया था और वे भी इस सन्नाटे को चीरती हुई। मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर कमिश्नर साहब का फ़ोन आया। हेलो मिस्टर गुप्ता, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं सर, सब भाग गए, ऑपरेशन फेल। गुस्सा होकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने मलिका की तरफ देखा और वे मेरी तरफ। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने कहा, चल मेरे साथ। कहाँ? एक नई दुनिया में। वे भी चुपचाप मेरे पीछे पीछे चली आई। उस वक्त जैसे मेरे कान के पास कोई कह रहा था, अब इस अहिल्या को अपने घर के आंगन की तुलसी बनाने की जिम्मेदारी तेरी।